हामला खवातीन हो जाए होशियार, रंग गोरा करने वाली क्रीम्स बच्चों की माजूरी का सबब बन सकती हैं। माहिरीन ने खबरदार कर दिया, क्रीम्स में इस्तेमाल मरकरी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक। कोरोना के बाद कई लोग नौकरियों से महरूम, मुआशी तंगी और घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। इन मुश्किलात से कैसे निकला जाए, जानिए अहम राज कुछ देर के बाद। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं महक असलाम। जुम्मा है आज और बहुत सारी आज ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही हैं और आज बहुत ज़्यादा सियासी पारा भी हाई होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम आपको इंतहाई अफसोस के साथ ये बताएंगे कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में 7 FC एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद हो गए हैं। OGDCL का काफिला सिक्योरिटी फोर्सेस की हिफाजत में गवादर से कराची जा रहा था जब ये हमला हुआ है और ISPR के मुताबिक काफिले पर दहशतगर्दों के हमले का सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और भरपूर तरीके से जवाब दिया है। हमारे एहलकारों की यही हिम्मत है, यही हौसला है जो कि हमेशा से पाकिस्तान को, हमारी सरजमीन को महफूज बना के रखता है। इसमें कोई शक नहीं कि इन्वॉल्व कौन है, क्योंकि गवादर या बलूचिस्तान, यहाँ पर अमन हो, यहाँ पर सिचुएशन बेहतर हो, यहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, ये भारत को एक आंख भाता नहीं है। और भारत के ताने बाने जैसे जुड़ते हैं वाक़यात से, ये भी हमारे सामने है। ये एक वाक़या नहीं, गुज़श्ता रोज़ एक दूसरा वाक़या भी पेश आया शिमाली वज़ीरिस्तान में, जहाँ बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। कैप्टन उमर फ़ारूक समेत 6 फ़ौजी थे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। ये वज़ीरिस्तान की हम बात कर रहे हैं और जिस तरह महक आपने बताया औरमाड़ा, यहाँ से ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। ज़ाहिर है मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, सरगर्म हैं और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो इंडिया है जिस तरीके से वो इन्वॉल्व है, हमें मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर उसको बेनकाब करना है। वो चाहे OIC हो, वो चाहे UN हो, वो चाहे दीगर फ़ोरम्स हों, हमें बार बार उनको बताना है कैसे भारत इन्वॉल्व होता है हमारे इंटरनल मैटर्स में, कैसे भारत इन्वॉल्व होता है टेरर फाइनेंसिंग में, कैसे भारत इन्वॉल्व होता है टेरर एक्टिविटीज़ में। ये 2 इंसिडेंट्स हुए गुज़श्ता रोज़ और इसमें पाकिस्तान ने फिर कह दिया है कि भारत अपने मज़मूम इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा, हमारा तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। और फिर भारत जिस तरह से हमसाया ममालिक को इस्तेमाल करता है, जैसे अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाता है, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और पाकिस्तान अपने तौर पर हर तरीके से इकदाम कर रहा है कि अपनी आवाज़ हर प्लेटफॉर्म से उठाए कि जो भारत के मजमूम मकासद है उसके खिलाफ अब आलमी बरादरी नोटिस ले। खैर, नोटिस लेने की बात है तो एक चीज़ और भी नोटिस में है, वो है पाकिस्तान का इस वक्त सियासी माहौल जो कि इंतहाई गर्म हो चुका है। पाक डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज गुजरांवाला में अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है, यानी कि 9 जमातें होंगी जो कि एक स्टेज पर हमें नजर आएंगी। मौलाना फजल रहमान होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, मरियम नवाज होंगी जो कि इस जलसा आम से खिताब करेंगी। बड़ी बातें हो रही थी हुकूमत वक्त की जानिब से कि भाई अगर आप इस स्टेडियम को भर के दिखा दें तो यही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन PDM ने भी कहा कि हम भर के दिखाएंगे और आज जब जलसा होगा तो पता चलेगा कि क्या है। ये तो उन्होंने कहा महक, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कह दिया गया कि जिसने हमें चैलेंज दिया है वो अपना इस्तीफा तैयार रखे। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की बात तो कोई नहीं की, उन्होंने सिर्फ चैलेंज दिया था कि आप जिन्ना स्टेडियम को भर कर दिखा दें। मुझे लगता है बयानात में नून लीग हमेशा एक स्टेप जो है ना हमेशा आगे चलती है, एक कदम हमेशा आगे नजर आती है। शिबली फराज ने कहा कि आप जिन्ना स्टेडियम भर दें तो परवेज रशीद ने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिएगा अगर हमने जिन्ना स्टेडियम भर कर दिखा दिया। चलिए जी, देखते हैं आज का जलसा होता है कैसा। ये तो हम बात कर रहे थे जलसों की। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब से मुतालिक भी आपको बता दें, उन्होंने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। वो कहते हैं कि बेनामी अकाउंट्स में 22 अरब रुपए से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। एक बार फिर एक नया मामला सामने आया है, शरीफ ख़ानदान के लिए एक नई मुश्किल आ सकती है। एनीवेज जी, क्योंकि महक आपने जिस तरह भी बात की PDM जलसे से मुताल्लिक, तो शेख रशीद साहब ने कहा है कि शोर शराबा नहीं कीजिए, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ ना बोलिए। अगर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान किसी ने खोली तो वो ज़बान खींच ली जाएगी। शेख रशीद साहब ने वार्निंग दिया। वो कहते हैं हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 31 दिसंबर से नून लीग के 15 अफराद के ज़मीर जाग जाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। उनको इजाज़त मिल गई है, जलसा करें 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उस पाक फौज के खिलाफ बात जो करेगा उसकी जबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। कोई कह रहा है हम दिसंबर में जा रहे हैं,
कोई कह रहा है हम जनवरी में जा रहे हैं, भाईजान हम नहीं जा रहे, हम पक्के आए हैं 5 साल के लिए। मीम में से शीन के 31 दिसंबर से पहले 8 से 15 आदमी उनका ज़मीर जागेगा और नारा मार के वो बाहर निकलेंगे। फिर मैं देखता हूँ ये इस्तीफ़ा कौन देता है। जिसकी चेहरे पे नूर आ जाता है ना, जैसे शायद खाकान अब्बासी का, उसका केस सीरियस हो जाता है। मैं भी जब जेल जाता था एक ख़ास नूर आ जाया करता था। आसिफ जरदारी को पता है जेल कब जाना है, अस्पताल कब जाना है और घर कब जाना है। उसका टाइम टेबल बड़ा सेट है। वो प्रोफेशनली उसने मास्टर डिग्री की हुई है इन केसेस के बारे में। शेख साहब की पेशगोइयाँ बड़े मज़े की होती हैं और आई थिंक ये जो इन्होंने जिन अफराद के ज़मीर जागने की बात की, ये वही बात है जो हमेशा से करते आ रहे हैं कि शीन जो है वो अलग हो जाएगी और शीन हमें एक अलग जमात हमें नज़र आएगी। लेकिन वही बात है कि नून लीग जो है बार बार तरदीद करती आ रही है। लेकिन शेख साहब ये भी कहते हैं कि शीन से उनका मुराद शहबाज शरीफ नहीं है और ये जो अक्ल रखने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी ज़रूरी बात है कि फिर शीन से आखिर मुराद है क्या। शेख साहब क्या कहना चाह रहे हैं? खैर PDM जलसे की बात है तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सियालकोट पहुंचे और मरियम नवाज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज दोपहर 2 बजे जो हैं वो आएंगी जलसे में। बिल्कुल ठीक है, जलसे से मुतालिक तो हम बात करें, लेकिन जो हुकूमत की तैयारियां हैं और हुकूमत क्या सोच रखती है इन जलसों को लेकर, क्या कोई टफ टाइम मिलने वाला है हुकूमत को या नहीं, इसी पर बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। फयाज साहब बेहद शुक्रिया। फयाज साहब, ऑपोजिशन की जमातें PDM जिस तरह इन्होंने अपना अलायंस बनाया, इनको इजाज़त तो आप लोगों ने दे दी, मुआहिदा भी हो चुका, लेकिन सवाल यह कि अगर उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होती है तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कि फिर एक्शन होगा, और अगर ऐसा है कि एक्शन होगा तो वो क्या एक्शन होगा? फयाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मिक्स 4 पार्टी है 11 मसालों वाली, इसको तो इजाज़त दे दी गई है और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम और दुनिया पूरी ने 12 मसालों वाली चार्ट तो सुनी थी, लेकिन ये 11 मसालों वाली मिक्स 4 पार्टी PDM की सूरत में पहली बनी है, जिसकी क़यादत जो है वो मौलाना शरीफ जरदारी साहब फरमा रहे हैं। बुनियादी तौर पे आले शरीफ और आले जरदारी को फैसिलिटेट करने के लिए उनकी करप्शन और बददियानती की सूरत में जो उनके ख़िलाफ़ केसेस बने हैं और उसमें इनको सज़ाएँ होने वाली हैं, उन मतवक्का सज़ाओं से बचाने के लिए और बेगम सफदर रवान साहिबा को बाहर भगवाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। तो इसमें अब इनको इजाज़त तो दे दी गई है, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। ये वही पार्टियाँ हैं कि जो कभी अकेली जो है वो 24 घंटे और 48 घंटे के मार्जिन पे लियाकत बाग में और मोची दरवाज़े में और मीनार पाकिस्तान और निश्तर पार्क पे जो है लाखों का मजमा किया करती थी, लेकिन बदकिस्मती की इंतहा देखें कि आज पब्लिक में इनकी रत्ती बराबर पज़िराई नहीं है। ये 11 की 11 मसालों वाली पार्टियाँ, ये मिक्स 4 पार्टी एक बनी है और बन के जनाब अब ये मजमा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इंतहाई नेगेटिव और बैड पर्पज़ के लिए। तो आवाम की तरफ से इसकी कोई रुझान नहीं है, और अगर ये SOPs की वायलेशन करेंगे तो फिर इसके मतलब सोचा जाएगा, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल फैयाज साहब, नून लीग भी ये कह रही है कि SOPs हम अमल दरामद इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे साथ साथ ये अवाम की भलाई भी इसी में है। अच्छा फैयाज साहब, एक और चीज़ है, राना साहब ये दावा करें कि अपोजिशन के खिलाफ केसेस जो है इनकी प्लानिंग वज़ीर आज़म हाउस में होती है, तो क्या वाकई ऐसा है? यानी जो अपोजिशन ये कहती है कि नैब जो है वो फेस देख रही है, अब केस नहीं देख रही, तो वो जो ये दावा करे उसमें कुछ हकीकत है? अच्छा, मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछूंगा कि आप जो है अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन के ख़िलाफ़ क्या अपोजिशन की दुनिया और आखिरत संवारने की जनाब प्लानिंग किया करते थे? क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब आपने मॉडल टाउन में आवाम की और मुखालफिन की दुनिया और आखिरत संवारने के लिए वो प्लानिंग की थी और 14 बंदे मार दिए थे दिन दहाड़े, और पूरी आलमी और मुल्की मीडिया के सामने 80 बंदे पैरालाइज कर दिए, हामला औरतों को उनके पेट में मौजूद बच्चों समेत जो है ना गोलियाँ मार के हलाक कर दिया। वो आप उनकी दीन और आखिरत संवारने की प्लानिंग करते थे। अजीब बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं जनाब, प्लानिंग कर रहे हैं ना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आपके हाथों की लगाई हुई दांतों से खोल रहे हैं इकानमी को और पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान को सीधे रुख पे लगाने के लिए। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आप जैसे नौसरबाजों, चोरों, लुटेरों के खिलाफ साजिशें करें। फैज साहब, लेकिन जो लीगी रहनुमा एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि खदशा है कि गिरफ्तारियाँ होंगी, साथ ही वो कहते हैं वो तैयार है गिरफ्तारियों के लिए। और शेख रशीद साहब ने भी कहा है शायद खाकान अब्बासी से मुताल्लिक कि उनका फेस आजकल ऐसा है जैसे जेल जाने से पहले रौनक आती है। तो ये बात जो शेख साहब ने किया और यही बात जो नून लीग वाले कहते हैं कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, आप शेयर कर सकते हैं? कोई ऐसा मामलात हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, गिरफ्तारियों तक बात पहुँच रही है?
ये मिक्स अचार पार्टी को खुला माहौल दे दिया है, लेकिन ये बड़े तीखे मसालों वाली जो ना ये मिक्स अचार पार्टी है। इनमें आपकी अकरबा परवरी की जायफल भी है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जावित्री भी है, इसमें लूट मार की लौंग भी है, इसमें जाली टीटीज़ की जनाब दारचीनी भी है, इसमें आपके जाली अकाउंट्स की जनाब इलायची भी है। ये बड़े तिखे मसालों वाली 11 मसालों की मिक्स अचार पार्टी है, जिसने पहले भी पाकिस्तान की मईशत का मैदा ख़राब किया था और पाकिस्तान की मईशत के मैदे को अल्सर और कैंसर का शिकार किया था। अब ये दोबारा पाकिस्तान की मईशत और इकानमी के मैदे को अल्सर और कैंसर का शिकार बनाने की कोशिश में है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में ऐसी कोई साजिश जो है वो कामयाब नहीं होगी। ठीक, फैयाज साहब आपने हमेशा बात की है कि ना तो कोई ढील है ना ही कोई डील है, तो ऐसी जो खबरें गर्दिश करी हैं कि नून लीग की जानिब से कुछ लोग मुलाकात कर रहे हैं NRO के लिए, जिसके लिए वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि ये तो मिलने वाला नहीं है, और डील के लिए भी, क्या ऐसी खबरों की कोई सदाकत है? देखिए आपके सामने है, ज़ुबैर उमर से लेके शहबाज शरीफ साहब से लेके एहसन इकबाल से लेके ख्वाजा आसिफ से लेके ये सारे लोग जो है वो रियासती इदारों से भी, फ़ौजी इदारों से भी और सारों से मुलाकातें करते रहे। सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। लोगों को और वर्कर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो सुल्तान मफरूरुद्दीन जो बाहर बैठे हैं अपनी तरफ से बड़े पॉलिसी बयान देते हैं, नेल्सन मंडेला बन के, हालांकि गवाल मंडेला है, कि जनाब आइंदा कोई फ़ौज के जनरलों से और फ़ौज से रब्ता नहीं करेगा। और 2 दिन बाद उसी फ़र्द को कि जिसने बरमला एतराफ़ किया कि मैंने मुलाकातें की हैं, उसको अपना तर्जमान बना देते हैं। मीर भी सादा है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते हैं। तो मुनाफ़क़त और बदयांती के ऊपर और वी टर्न के ऊपर मबनी इनकी नवाज शरीफ साहब की और इनकी बेटी बेगम सफ्दर अवान साहिबा की जो है वो पॉलिसीज़ हैं, तो इससे आवाम को कोई हासिल नहीं होगा। ठीक, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और जो जलसा आज होना है उससे मुतालिक हम बात करें तो क्यों ना जलसा गाह भी आपको लेकर चलें और ज़रा बात करें कि वहाँ पर तैयारी कैसी है। PDM पहलवानों के शहर गुजरांवाला में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, स्टेज तैयार है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहसिन खालिद। मोहसिन, मुझे प्लीज़ बताइएगा, जो कहा गया कि 6 फुट का फासला होगा, क्या उसी के हिसाब से कुर्सियां लगाई गई हैं? और अगर मैं ये कहूं कि 6 फुट के फासले से ही लोगों ने वहां पर दाखिल होना है, तो फिर अंदाज़ा क्या है, कितने लोग यहां पर दाखिल हो सकते हैं? कितने लोगों के दाखिले के बाद कह दिया जाएगा कि और लोग नहीं दाखिल हो सकते बिकॉज हमें मेंटेन करना है फिजिकल डिस्टेंस? जी बिल्कुल शायद मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि ये 6.5 एकड़ है इस जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला का, और टोटल यहाँ पे जो बैठने की जगह मौजूद है वो 40,000 अफराद की मौजूद है। लेकिन जो स्टेज लगाया गया है, जो VVIPs के लिए मुख्तस की गई है जगह, अगर हम कहें कि जिन्ना स्टेडियम का चौथा हिस्सा है और यहाँ पे VVIPs को मुख्तस कर दिया गया है, तो इसका मतलब है बाकी 3 हिस्से जो है स्टेडियम के वो लोगों के लिए छोड़े गए हैं, जहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं। अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। 2500 कुर्सियां जो है अभी लगी हैं जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में, और अगर जो देखा जा रहा है कि जितनी अब जगह बाकी बची है, अगर 25,000 अफराद भी यहाँ पे आते हैं तो जलसागाह जो है वो बढ़ सकती है। देखना यह है कि जब कारकुन आना शुरू होंगे तो फिर SOPs का कितना ख्याल जो है वो रखा जाएगा। दूसरी तरफ ये भी मामला है कि नून लीग की जो क़यादत है, मरियम औरंगज़ेब से हमारी बात हुई है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि शहर भर को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनके कारकुनान जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। उनका ये कहना था कि लाहौर से आने वाली रैली जो है तमाम कंटेनर्स को हटाते हुए यहाँ पे पहुंचेगी। मोहसिन, मुझे 2 बातें बता दें। आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जब आपके अकब में लोग मौजूद है कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क भी किसी ने नहीं पहना। जरा पूछे तो सही इनसे कि इनके कायदीन ने ये लिख कर दिया है कि मास्क भी पहनेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग में इंश्योर करेंगे, लेकिन खुद वो मास्क पहनकर यहाँ पर नहीं आए। जी बिल्कुल, कुर्सियां जो लगाई गई हैं वो तो सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए लगाई गई हैं, लेकिन लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं इन्होंने मास्क नहीं पहने हुए आमतौर पे। आप बताएं जी, कायदीन ने तो कहा था कि SOP को फॉलो करना है, तो मास्क भी नहीं लगाए, कुछ है ऐसा लग रहा है कि SOP को फॉलो किया जाएगा? नमाज पढ़ने के बाद फौरी इधर आ गए हैं, अब जाएंगे नहा धोकर नमाज डाल के आएंगे। अच्छा जी, हमारे साथ इरहम पहलवान भी मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं। इरहम साहब, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मद्देनजर रखेंगे, को मास्क पहनेंगे लोगों को, आपने भी कोई एजुकेट किया इस बारे में? जी इंशाल्लाह, जिस तरह हमारे कायदे ने बताया है उस SOPs को बिल्कुल भरपूर तरीके से फॉलो किया जाएगा। अभी तो सिर्फ इंतजामिया की जाने से कुछ देर की बात है, वो इंशाल्लाह मास्क इधर बांटना शुरू कर देंगे और सैनिटाइज कर जी। मोहसिन, जरा इनसे पूछिए तो सही, ये इतनी तैयारी से आए हैं, ये जलसे के लिए आए या अखाड़ा सजा है यहाँ पर? होना क्या, दंगल होना है क्या? जी बिल्कुल, ज़रा बताइएगा इरहम साहब, अब ये आप जलसे के लिए आए हैं कि दंगल के लिए तो नहीं आए हैं?
नहीं नहीं, दंगल के लिए क्यों आना है, इंशाल्लाह ताला हम भरपूर पुरअमन रहकर अपना मरियम साहिबा का खिताब सुनेंगे। हमारे साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब करना है, हम इसके लिए भरपूर उनका इस्तकबाल करेंगे। गुजरांवाला के पहलवान जो है रियाज पहलवान साहब की क़यादत में आए हैं, गुजरांवाला स्टेडियम में मौजूद है और वो इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इस्तकबाल और मोहसिन क्या पहलवानों को कोरोना से डर नहीं लगता? पहलवानों ने भी मास्क नहीं पहना। जी बिल्कुल, पहलवानों ने भी मास्क नहीं पहना, लेकिन जो इरहम पहलवान से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था क्योंकि अभी तो हम आए ही हैं तो यहाँ पे जब हम बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखेंगे। ताहम इन्होंने ये बड़े बड़े गुर्ज पकड़े हुए हैं और यहाँ पे ये रवायती लुटी डालते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। और दूसरा, लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो मरियम औरंगजेब है उनका ये इल्ज़ाम है कि कंटेनर्स लगाए गए हैं और बंद किया गया है सिटी फ्लाईओवर को दोनों जानिब से और उनके कारकुन बाहर खड़े हैं, लेकिन वो अभी तक अंदर नहीं आ सके हैं। ठीक, अच्छा मोहसिन, एक और चीज़ आप मुझे बताएं कि जो सियासी कायदीन हैं उनमें से भी यहाँ पर कौन मौजूद है? कोई है नून लीग का सरबरा जो कि मेन बंदा हो, या पीपल्स पार्टी का, या मौलाना फजल रहमान की जमात से? अभी कुछ देर पहले यहाँ पे मरियम औरंगजेब आई थी और उज़मा बुखारी आई थी, वो यहाँ पे जलसागाह का विजिट करके जो है गई हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे क़यादत में से पीटीएम में कोई मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पे मरियम औरंगजेब ने जो है दौरा किया है, जायज़ा लिया है और अपनी निगरानी में यहाँ पे जो है वो कुर्सियाँ वगैरह लगवाई गई हैं और जो इंक्लूजर्स हैं वहाँ पर कारपेट वगैरह बिछाया गया है ताकि जो कारकुन आते हैं जो भी PDM को यहाँ पे जलसे में शरीक होने के लिए उनको जो है सहूलियात फराहम की जाएँ। और दूसरा भी यहाँ पे साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है और अभी जो कंटेनर्स जो लगाए गए हैं जहाँ पे स्टेज सजना है की बड़ी अहमियत होती है हर जलसे में, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो या फिर PTI का हो। PTI से ताल्लुक रख रहे थे डीजे भट्ट साहब, अभी क्या सूरत हाल है? मुझे लग रहा है उन्होंने पार्टी शार्टी चेंज की, कुछ ऐसी भी खबरें, आपके पास कोई इत्तलात है? जी बिल्कुल, डीजे भट्ट ही है यहाँ पे और अब से कुछ देर पहले हमने बात भी की है उनके साथ और हमसे पूछा भी है कि PTI के बड़े बड़े जलसे भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं, साउंड सिस्टम लगाए हैं, तो आज की तैयारियाँ क्या है? तो उनका ये कहना था कि यहाँ भी नए तिराने जो हैं वो तैयार किए गए हैं PDM की जानिब से और जब ये साउंड सिस्टम लगेगा तो फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। और उनका ये कहना था हमने तो काम करना है, मजदूरी करते हैं, PTI के जलसे में भी करते रहे और यहाँ पर भी आज करेंगे। और तो हम अभी तक जो है सिस्टम लगाया जा रहा है, अभी काम ये कम्प्लीट नहीं हुआ। और दूसरा जो है वो स्टेज जो है उसकी तैयारी का सिलसिला भी अभी जारी है, अभी 1 से 2 घंटे लगेंगे। डीजे भट्ट से ये जरूर पूछ लीजिएगा कि जब पहले धरना हुआ था PTI का, उसके बाद ये काफी अर्सा शिकायत करते रहे थे कि पैसे नहीं मिले, एडवांस ले लें इस दफा। आप बिल्कुल शाम को जरूर पूछेंगे उनसे कि पैसे मिल गए कि नहीं मिले उनको आज के। मोहसिन हमें बता रहे थे जलसागाह की सूरत हाल और जिस तरह से उन्होंने बताया कि तैयारियां हो गई हैं, लेकिन 2 बजे आई थिंक शायद बाकायदा जो है इसकी शुरुआत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी सियालकोट पहुंचे हैं और मरियम नवाज जो हैं वो 2 बजे पहुंचेंगी जलसागाह में। मरियम की बात हो रही है तो इंतहाई खूबसूरत खातून है ये, मैं तो इनकी खूबसूरती की फैन हूँ। ये क्यों खूबसूरत की फैन भी हैं आप? और जनरली महक लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि इनके ड्रेसिंग सेंस की, कैरी करती हैं चीजों को, लेकिन कुछ लोग तनकीद भी करते हैं कि इतना महंगा जूता पा के आ गई है, कित्थों है बीबी। अच्छा, इनके जूतों की बहुत ज्यादा कॉपीज भी हमें नजर आती हैं। कॉपीज तो नजर तब आती है जब एक तस्वीर आती है जिसमें उन्होंने बहुत महंगा जूता पहना होता है। चलिए इनके ड्रेसेस की बात करते हैं, इनकी स्टाइल की है, मेकअप की बात करते हैं और जूते बैग्स यानी जो इनका स्टाइल है उसकी बात करते हैं। लाहौर से तहमीना अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है कि कौन है इनके इन स्टाइल्स के पीछे। इत्तेहादी पार्टियों की मुलाकात हो या पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ की साहबजादी अपने स्टाइल की बदौलत महफिल में नुमाया नजर आती हैं। ये खूबसूरती किसी की मोहताज नहीं। मरियम नवाज ना सिर्फ अपना मेकअप और बाल खुद बनाती हैं, बल्कि अक्सर लिबास भी खुद ही डिजाइन करती हैं। मैंने मरियम नवाज के कपड़े देखे हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से उनको कैरी करती हैं। बड़े ही प्यारे सॉफ्ट पेस्टल कलर्स इस्तेमाल करती हैं जिसमें पिंक्स एंड ग्रीन्स एंड ऑफ वाइट्स नुमाया कलर है। बड़ा मुनफरिद स्टाइल है उनका। शादी ब्याह के मौके पर भी मरियम नवाज खुद ही सजती संवरती हैं। करीबी लोगों के मुताबिक वो हद से ज्यादा मेकअप नहीं करती, जबकि कपड़े भी लोकल डिजाइनर्स के जेबतन करती हैं। मरियम नवाज के लाखों रुपए मालियत के जूतों पर अक्सर सोशल मीडिया पर तनकीद की जाती है, जो ज्यादातर मशहूर बैनुल अक़वामी ब्रांड्स के होते हैं।
मतलब ये कि मरियम नवाज की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, तो अगर उनका सियासी करियर नहीं बन पाया तो वो एक डिज़ाइनर अच्छी बन जाएंगी। लेकिन लोग यकीन फिर भी नहीं करेंगे कि ये डिज़ाइन उनका खुद करता है या वो मेकअप बहुत कम करती है। एनीवेज जी, आप कुछ ऐड करेंगे? बिल्कुल, मैं ब्रेक पे भी जाएंगे हम, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो हम रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाते हैं, बड़ी बड़ी महंगी भी लेते हैं, बड़ी बड़ी सस्ती भी लेते हैं, बड़े बड़े मज़ेदार उन पर टैग्स भी लगे होते हैं कि जी रातों रात आप गोरे हो जाएंगे, ये कितनी खतरनाक है स्पेशली उन खातून के लिए जो हामला है, मैं आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक। कराची के क्राइम ग्राफ पर नजर डालते हैं। जराइम की वारदातें बढ़ रही हैं। जनवरी से अब तक अगर नजर दौड़ाएं तो 26,000 से जायद मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं और 1200 से जायद गाड़ियां जो हैं वो छीन ली गई हैं। मोबाइल फोन्स 16,000 से जायद लोग मोबाइल फोन से महरूम हुए हैं। बिल्कुल, यानी महंगाई के बाद एक और जिन है जिसने कराची वालों को परेशान कर दिया। और कौन है जो कि इस जिन को बोतल में बंद करेगा, क्या कोई है भी या नहीं? चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से जान लेते हैं। जी अहमर। जी बिल्कुल, देखें हमारी पुलिस अफसरान से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान से भी बात होती है इस पर, तो वो यही कहते हैं कि जब तक चोरी और छीने जाने वाला सामान यहाँ पे उसकी मार्केट मौजूद है, वो फ़रोख्त होता रहेगा, तब तक ये चीज़ें इसी तरह वारदातें जो है वो जारी रहेंगी। ख़ास तौर पर शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के ना रुकने की बड़ी वजह यही है कि चाहे मोबाइल फ़ोन कराची में छीना जाए या चोरी किया जाए तो उसकी मार्केट भी मौजूद है, वो बासानी फ़रोख्त हो जाता है। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल छीनी जाती है या फिर चोरी की जाती है तो ना सिर्फ उसको पार्ट्स की सूरत में जो है वो खोल दिया जाता है और बाज़ारों में मुख्तलिफ उसके पार्ट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, बल्कि उसे दीगर सूबे भी जो है वो भेज दिया जाता है। बलूचिस्तान की जानिब जो है वो भेज दिया जाता है या फिर इंटीरियर सिंध की जानिब जो है वो भेज दिया जाता है। इसी तरह गाड़ियों की भी सूरत हाल यही है, या तो लोकल मार्केट्स में गाड़ी कार को छीनने के बाद उसके पार्ट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, उसको खोल दिया जाता है, या फिर उसे जो है वो दूसरे सूबे यानी कि बलूचिस्तान जो है वो लिया जाता है। कच्चों के रास्ते का जो है वो इस्तेमाल इसमें किया जाता है। कोई बताया जाता है कई दर्जन, तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद ऐसे रास्ते मौजूद हैं जिनके इंतखाब जो है ये कार लिफ्टर्स और मोटरसाइकिल लिफ्टर्स जो है वो करते हैं। कराची शहर से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी करने के बाद उन रास्तों से जो है वो लेके जाया जाता है। जो हमारी बात हुई है ACLC के अफसरान से, वो ये बोलते हैं कि जी इतनी नफरी मौजूद नहीं है कि तमाम उन पॉइंट्स को जो है वो कवर किया जा सके। जहाँ तक डेटा की बात है, स्टैटिस्टिक्स की बात है, तो हम उसकी बात करें तो जो छीने गए मोबाइल फ़ोन्स की तादाद है, इसमें चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन जो है वो शामिल नहीं है। रवा साल अब तक 16,000 से ज़ायद जो है वो मोबाइल फ़ोन्स छीने गए हैं। इसी तरह मोटरसाइकिलों की अगर हम बात करें तो जो मोटरसाइकिलें शहर से छीनी गई हैं या फिर चोरी की गई हैं तो उनकी तादाद 26,000 से ज़ायद है। ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि शहरी जो है वो अपनी मोटरसाइकिल से महरूम हुए। इसी तरह अगर हम गाड़ियों की बात करें तो 1200 से ज़ायद गाड़ियां हैं जो कि चोरी की गई हैं या छीनी गई हैं, और उनमें तमाम गाड़ियां भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ महंगी गाड़ियां जो है वो चोरी की जाती हैं, छीनी जाती हैं, बल्कि उसमें एक 10 लाख 8 लाख वाली गाड़ी भी शामिल है, तो उसमें 1.5 करोड़ की जो है वो बड़ी और हैवी व्हीकल भी जो है वो शामिल है। तो इस तरह स्ट्रीट क्राइम की वारदातें तब तक नहीं रोकी जा सकती शहर में जब तक ये सामान शहर में या फिर दीगर सूबों में बिकता रहेगा, तब तक इस मार्केट को, इन वारदातों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जी ठीक अहमर, बेहद शुक्रिया। और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो मज़ीद वर्स्ट कंडीशन कराची में हो जाएगी। पाकिस्तान का बड़ा शहर है, रोशनियों का शहर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कभी अंधेरे छा जाते हैं और जब इक़दामात होते हैं तो रोशनियाँ वापस लौटना शुरू कर देती हैं। अब एक और अफसोसनाक वाक़े की बात करते हैं जिसने सोग की फ़ज़ा कायम कर दिया मुल्क में। मौलाना डॉक्टर आदिल खान की शहादत पर हर आंख अश्कबार है। उलमाए कराम कातिलों की बरवक्त गिरफ्तारी के लिए मुतालबे करते नजर आ रहे हैं। एहतजाज का ऐलान भी किया गया है। मौजूदा हालात में उलमाए कराम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उनका क्या रोल हो सकता है और इंतशार की कैफियत से कैसे बचा जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। अल्लामा साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लामा साहब फरमाइएगा, हम ये देख रहे हैं पिछले 2 माह से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि फ़िरका वारिद का जिन बोतल से बाहर आ जाए। अमन दुश्मनों की ये जो साजिशें हैं इनको नाकाम बनाने के लिए उलमा कराम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह और मशाइख ने
गुज़श्ता 3 माह से बहुत अहम किरदार अदा किया है और आइंदा भी करेंगे। हमारे पास इत्तलात थी वफाकी हुकूमत के पास, हमारे खुफिया इदारों के पास, कुछ लोग भी गिरफ़्तार हुए थे जिनका मकसद था कि वो मुहर्रमुल हराम में यहाँ पर फसादात बर्पा करें। लेकिन हमारे मुल्क के सलामती के इदारों, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और बिलखुसूस उलमा मशाइख ने जिस यकजहती के साथ, इत्तेहाद के साथ उस साजिश को नाकाम बनाया और जिन लोगों ने मुहर्रमुल हराम से कबल या बाद में कोई ऐसा अमल किया कि जो नाकाबिल कबूल था, हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है। और उलमा ने, ये खुशी की बात है कि उलमा ने एक दूसरे के मुक़द्दसात के एहतराम के लिए ख़ुद आगे बढ़कर जो है बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और मुस्तक़बिल में भी हमारा ये वाज़ेह पैगाम है कि इस मुल्क के अंदर ना तौहीन करने देंगे किसी के मुक़द्दसात की, ना तकफ़ीर करने देंगे। और उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। अभी आपने देखा कि मुश्तरका ज़ाब्ता अखलाक भी आया है और इस पर कानून साजी की बातें भी हो रही हैं। लेकिन ये तमाम मामलात बाहमी मुशावरत और बाहमी इत्तेहाद से चल रहे हैं और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक, अलामा साहब कहिएगा, इस्लामी ममालिक में जब भी इंतशार की सूरत हाल पैदा होती है, ये ऐसी कैफियत होती है, तो मिंबर का किरदार इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। मौजूदा हालात में मिंबर अवाम की कैसे रहनुमाई कर सकता है, अवाम को किस तरह से बता सकता है कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए? इसमें कोई शक नहीं, महराब व मिंबर आज भी बहुत बड़ी ताकत है। महराब व मिंबर से आज भी करोड़ों लोगों तक आवाज़ पहुँचती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का 99.9% जो है महराब व मिंबर, वो मुल्क के अंदर वहदत, इत्तेहाद, अमन, सलामती, एहतराम की बात करता है। बाज़ जगह से शिकायत हैं फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत की बात करने की या अमन व अमान के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुल्क के सलामती के इदारे, पुलिस और निमटा भी जा रहा है। और ऐसे लोगों से तमाम मकातिब फ़िक्र ने जो है वो ऐलान बरात भी किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि महराब व मिंबर का किरदार इस्लाम का जो असल पैगाम है, अमन, मोहब्बत, रवादारी, एहतदाल, उसको फैलाना है और महराब व मिंबर अपना ये किरदार अदा कर रहा है। सही। अलामा साहब ये भी फरमाइएगा कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न क्या ज़िम्मेदारी बनती है हम सब की कि माशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें, इंतशार के फैलाव को रोकने के लिए एक बैरियर बन जाएं? हमारी जिम्मेदारी है, हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और ख़ुसूसन ऐसी मजालिस, ऐसी कॉन्फ्रेंसें, ऐसे खुतबात जहाँ वो ये समझते हैं कि जहाँ से इंतशार की बात हो रही है, तो बतौर शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी के हमें कानून को भी बताना चाहिए और ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को रोकें। और किस तरह रोकें, कानून हाथ में ना ले, लेकिन अगर एक महल्ले के लोग ये तय कर लें कि हमने अपनी मस्जिद से, अपनी इमाम बारगाह से ऐसी तकरीर नहीं होने देनी जिससे इंतशार फैले, ऐसे लोगों को फंड्स नहीं इकट्ठे करने देने, ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी है, तो मैं समझता हूँ कि जो मंजिल 2 दिन बाद आज ही मिल सकती है। कोई भी मुआशरा बग़ैर शहरियों की मदद के सही नहीं हो सकता। हुकूमत को अपना किरदार अदा करना है और शहरियों को अपना किरदार अदा करना है। लिहाजा हम सब को मिलकर पाकिस्तान को एक मजबूत इस्लामी रियासत, जो वाकई हकीकी मदीना मुनव्वरा की रियासत हो, उसकी तरफ ले जाना है। और उसके लिए हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम के पैगाम एतदाल को आगे पहुँचाए। ठीक, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो उन्होंने बताया, उम्मीद है कि आवाम को इस पे अमल करना चाहिए क्योंकि मौजूदा हालात में इन चीज़ों की इंतहाई ज़रूरत है। हम सबको बड़ा रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना होगा। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे क्विकली। एक और टॉपिक हमारे पास आज सेहत से जुड़ा है। जिस तरह हमने कुछ देर पहले भी आपको टीज़र दिया था कि जो ब्यूटी क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है रंगत निखारने के लिए, रंग गोरा करने वाली क्रीम्स जो हैं, इसमें हम अक्सर ये बात करते हैं कि मर्करी होता है। मर्करी
कितना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक सेफ अमाउंट है, सेफ डोज है, वो तो समझ आती है, लेकिन जब डोज उससे बढ़ जाए, सेफ्टी लिमिट क्रॉस कर जाए, तो वो फिर हेल्थ हैजर्ड हो जाती है। इस हवाले से कुछ टेस्ट भी किए गए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर 59 क्रीम्स हैं मार्केट में, और ये फॉर इंस्टेंस मैंने ऐसे ही कह दिया, इन एक्चुअल ऐसा ही हुआ है कि 59 क्रीम्स का लैब टेस्ट किया गया, 57 में मर्करी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा निकली है, 1 ppm से ज़्यादा निकली है। और ये किस कदर ख़तरनाक हो सकती है। हम स्किन कैंसर से मुताल्लिक़ तो बात करते आए, लेकिन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उन पर इसके असरात बढ़ते चले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर एक प्रेग्नेंट खातून ऐसी कोई क्रीम इस्तेमाल करती है, कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है जिसमें मर्करी की जो मिक़दार है वो ज़्यादा है, तो इससे जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है वो मुतासर हो सकती है, उसका दिमाग, उसके गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। बिल्कुल। और जब ये क्रीम्स मार्केट में आती हैं तो इनको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, इतनी कैची इनकी लाइंस होती हैं कि बस आप तो दिनों में जो है ना वो 15 मिनट में भी गोरे हो जाते हैं, ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन खैर वो शोएब वाली बात कि बच्चों में माजूरी का फिर जो एलिमेंट है वो बढ़ जाता है जब हामिला ख़वातीन जो हैं वो इस तरह की क्रीम्स यूज़ करती हैं। इसी पर हमने बात करने के लिए डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा शाहिद से राबता किया है, वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ब्यूटी क्रीम्स में इस्तेमाल मरकरी या पारे के नुकसानात होते क्या हैं, किस तरह से ये आपके स्किन को, आपके गुर्दों को या आपके जिस्म के दीगर हिस्सों को मुतासर कर सकते हैं? जी, ब्यूटी क्रीम्स जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स हैं और जो ये दावा करती हैं और बल्कि ब्राइटनिंग कर भी देती हैं विद इन 14 डेज या विद इन 7 डेज जो हम देखते हैं, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि इन क्रीम्स के अंदर 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं। एक उसमें से मर्क्यूरी है, एक हाइड्रोकोर्टिजोन या स्टीरॉयड है, और तीसरा हाइड्रोक्विनोन उसे कहते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर मौजूद होती है और वो बहुत ज्यादा रैपिड एक्शन के साथ साथ आपको हार्मफुल इफेक्ट्स भी करती है। अगर हम मर्क्यूरी के हार्मफुल इफेक्ट्स पे आते हैं तो ये जब जज्ब हो जाती है हमारी स्किन से, तो आप सोचें कि एक शुरू अपने आपका जो दिमाग और नर्व्स है, जो आपकी नसें होती हैं, उनको ये फौरन के इफेक्ट करती है, और सिर्फ आपके नहीं बल्कि होने वाले बच्चे की भी। तो बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट हो गई, उसके जो मोटर स्किल्स होते हैं कि वो कुछ उठा सके, कोई काम कर सके, ये सारी स्किल्स भी उसके इफेक्ट होती हैं। आगे जाके आपके मेमोरी के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर इसका असर हो सकता है। हम इन चीजों को बहुत लाइट लेते हैं ना, हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर बच्चा पैदा हुआ है किसी किस्म के बर्थ डिफेक्ट के साथ, या वो सुन नहीं पा रहा, या वो देख नहीं पा रहा, या उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे, तो इसका क्या रीजन है। हम सोचते हैं शायद वही दवाई ने एक्ट किया होगा जो हमने ली होगी। हमें चांद ग्रहण में बाहर निकलने से तो मना किया जाता है, पर ये तरह तरह की क्रीमों से कोई मना नहीं करता। और ये जो क्रीम है, इसके अंदर जो मर्क्यूरी है वो इतना बड़ा जहर है आपके लिए कि ना सिर्फ वो आपकी कोऑर्डिनेशन को खराब करेगा, आपके पहले दिमाग को इरिटेबिलिटी कॉज करेगा, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन से शुरू होगा, ब्लड प्रेशर रेज कर देगा, दिल पे असरात होते हैं, इतनी सारी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो आप देखते हैं ना, अचानक हार्ट अटैक हो जाना। उसके बाद आपके गुर्दों पे आ जाते हैं, गुर्दों का फेल होना हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कॉमन है। डायलिसिस के पेशेंट भरे पड़े होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बाद में भाग रहे होते हैं, पर ये रियलाइज नहीं करते कि ये जो क्रीम है, इतनी सारी लेयर्स इन्होंने लगा ली थी, इट एक्चुअली लेड टू दिस किडनी फेलियर। साथ साथ जब आप नर्व्स और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं, तो जितनी भी हमारी कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हमारे दिमाग से हमारी नर्व्स पे जाना होता है चीजें, और फिर उससे हमारी हलचल होनी होती है ना, जो भी हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होने लगती है, वो खत्म हो जाती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं जो बच्चों में आपने देखा होगा, जिस तरह की जो उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं बनी हुई, स्पाइन नहीं बनी हुई, फिर उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी पैदा हो गई है। ये इतनी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपके लंग्स पे भी है, मतलब फेफड़ों में भी असर करती है, आपके दिल पे असर करती है, आपके गुर्दों पे असर करती है, आपके दिमाग पे, आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपके मसल्स, आपके कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करती है। साथ साथ स्किन को भी इफेक्ट करती है। जिस चीज को आप सोच रहे हैं कि शायद ये मेरी स्किन को अच्छा कर देगी, असल में ये स्किन को पूरी तरह डैमेज कर देती है और उस पॉइंट पे ले जाती है कि उसके बाद रिपेयर भी नामुमकिन होता है। जाहिर है स्किन, डॉक्टर साहिबा, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, और जाहिर है वही इफेक्ट हो रही है। उसके साथ साथ जिस तरह ये डेवलपमेंट जो बच्चे की हो रही है माँ के पेट में, उसको इफेक्ट करे। मुझे प्लीज़ ये बताइएगा, जो फिगर्स हमारे सामने ही डॉक्टर साहिबा, कि अगर 59 ब्रांड्स हों और उसमें से 57 में मरकरी हो, और उसमें भी कहा यह जाए कि जो 14 है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं और जो बाकी हैं 41 वो मकामी, दैट शोज़ कि तकरीबन तमाम ब्रांड्स जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब में मरकरी की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितनी हो सकती है, जितनी अलाउ उससे ज़्यादा है। तो मुझे प्लीज़ 2 बातें बताइएगा। एक तो ये, इसका मतलब ये कोई भी क्रीम जो भी मार्केट में मौजूद है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात ये जो कहते हैं कि जो 1 ppm इससे ज़्यादा, इससे अगर कम है
तो क्या वो भी खतरनाक हो सकती है, वो वाकई सेफ डोज होती है? नहीं देखिए, मैं ये कहूंगी कि आप लोग ऑल्टरनेटिव उस पे जाएं, ठीक है? ये जो वाइटनिंग या ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं उसके अंदर आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। उन ऑल्टरनेटिव्स में आपके पास आर्ब्यूटिन है, कोजिक एसिड है, विटामिन सी है, ये सारी सेफ में आते हैं। लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, या फिर आप लेमन हो गया, इस तरह की चीजें जो आपकी नेचुरल एजेंट्स, मिल्क हो गया, लैक्टिक एसिड होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, इनकी राइट डोजेस वाली जो क्रीम्स होती हैं वो बेटर होती हैं। अब आप क्योंकि बता नहीं सकते कि कौन सी क्रीम में है कि नहीं, उसका टेस्ट यही है कि जो क्रीम बहुत जल्दी एक्शन दे, रैपिड एक्शन दे, इंस्टेंट ब्राइटनिंग कर दे, उनके अंदर जरूर इनमें से कुछ ना कुछ मौजूद होता है। फिर आपके गोल्स भी रियलिस्टिक होने चाहिए कि चले आप एक यूनिफॉर्म कंप्लेक्शन तो ला सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि आपके ओरिजिनल कलर से आपका कलर बिल्कुल ब्लीच हो जाए, तो वो आप यकीन मानिए कि उसके अंदर स्टेरॉइड या मर्क्यूरी या हाइड्रोक्विनोन मौजूद होगा, और वो स्किन कैंसर में इसलिए भी चला जाता है क्योंकि स्किन की थिनिंग कर देता है। स्किन इतनी थिन हो जाती है, उसमें रगेगी तक आपकी दिखना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप ब्लीच की बात करें तो क्रीम के अलावा एक प्रोडक्ट ब्लीच भी तो होता है ना, जिसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ 15 से 20 मिनट आप अपने चेहरे पे लगाएं, उसके अंदर तो इसकी मिकदार फिर बहुत ज्यादा होती होगी क्योंकि आपके बाल गोल्डन हो जाते हैं। जी बिल्कुल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बहुत ही हार्मफुल चीज है, और वो भी आपकी टॉप लेयर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लेती है। वक्ती तौर पे तो आप देखें कोई भी चीज आपको फौरन ग्लो भी देगी क्योंकि टॉप लेयर चली गई, लेकिन उसके बाद उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आने लगते हैं। वो फिल्टर जो है आपके लिए, आपकी स्किन जो है एक प्रोटेक्टिव बैरियर थी ना, एक बैरियर बना हुआ था जो हर किस्म की शुआओं से, हार्मफुल रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, तो जब वो ही चली गई तो आप स्किन कैंसर के लिए ज्यादा प्रोन हो गए। इसलिए तो कहते हैं कि आपने ये सारी क्रीम्स बिल्कुल यूज नहीं करनी, और आप जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तब भी आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए, और डॉक्टर के भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए कि वो आपको सही तरह से एडवाइस करे। किसी को छाइयां हैं बहुत ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा मार्क्स है जो कि उसके ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन से डार्क है, तो वो कुछ अरसे के लिए जैसे उन्हें क्लिगमन्स फार्मूला या किसी फार्मूला पे डाल दें तो ठीक है, लेकिन वो मॉनिटर्ड होना चाहिए और देखना चाहिए। ये नहीं कि बस आप गोरा होने की क्रेज में हर कोई उठा के वही क्रीम्स यूज कर रहा है। आप जितना अच्छा खाएंगे, अपनी विटामिन सी, मतलब जितने ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, उससे ज्यादा पानी पिएंगे, धूप से परहेज करेंगे, धूप में जाते हुए सन ब्लॉक यूज करेंगे, और साथ एक्सफोलिएट करेंगे, मतलब अच्छी तरह से क्लेंजिंग करेंगे, टोनिंग करेंगे अपनी स्किन की, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ब्राइटेंड और अच्छी हो जाएगी, और आपको क्रीम्स की जरूरत नहीं है। आप एक ऑर्डिनरी मॉइस्चराइजर तो यूज कर सकते हैं, या फिर आप व्हाइटनिंग या ब्राइटनिंग के लिए जिसे हम कहते हैं, ये वाली जो चीजें मैंने आपको मेंशन की, कोजिक एसिड हो गया, आर्ब्यूटिन हो गया, विटामिन सी हो गया, लिकोरिस हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हो गए, इनको यूज कीजिए। लेकिन ये जो इंस्टेंट क्रीम्स होती हैं जिसमें मर्क्यूरी, हाइड्रोक्विनोन या हाइड्रोकोर्टिसोन होता है, उसको आप यूज मत करिए। और वो आप ये नहीं है कि महंगा ब्रांड होगा, इंटरनेशनल होगा तो आपने कहा शायद ये ठीक है। कोई भी ब्रांड हो सकता है, आप उसको मत यूज करिए जिसके इस तरह के रिजल्ट्स हो, और आप लैब में देख के टेस्ट भी करवा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये हम पता कैसे चलेगा? जैसे हम कोई चीज़ खरीदने गए हैं और उसके ऊपर ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो वो इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा, या फिर कुछ और भी तरीके है कि आप खरीदते वक्त इस चीज़ को मद्देनजर रखें और फिर वो क्रीम खरीदें? एक तो सबसे पहले ये कि आपने देखना है इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं। अब अगर इंग्रेडिएंट्स में उन्होंने नहीं लिखा हुआ तो ये भी देख लें कि ड्रास्टिक रिजल्ट्स इन 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर ये भी नहीं लिखा हुआ तो बेस्ट रिजल्ट यही है कि फिर आप रिलाई कर सकते हैं कि आप लैब को दे दें, या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ट्रस्ट करिए। अगर कोई अच्छा ट्रस्टवर्दी डर्मेटोलॉजिस्ट है उससे बोलिए, उससे बताइए कि मुझे सही वाली क्रीम सजेस्ट करें जिसके अंदर ये वाले केमिकल्स नहीं होंगे। प्रॉब्लम ये है उनकी भी लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि जो उनको आके मार्केट कर रहे होते हैं वो ये उनको बता रहे होते हैं कि हमने इसमें कुछ नहीं किया हुआ। तो मेरा ख्याल है एज अ डॉक्टर, एज अ रिस्पांसिबल डॉक्टर, हम सबको उसका लैब टेस्ट करवा लेना चाहिए और फिर ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए। एक और बात बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, वक्त कम है, ये तो हमने बात क्रीम्स की है, फेस वॉश और सोप्स कुछ ऐसे हैं जिसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, उससे मुतालिक भी प्लीज गाइड कीजिएगा। देखिए, स्किन पे लगाने वाली कोई भी चीज हो, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो सोप हो, चाहे वो क्रीम हो, कुछ भी हो, उनमें कोई भी यही जो मैंने इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं, जो अगर वो कोरोसिव भी हैं या इस तरह के हैं तो वो बहुत बुरे होते हैं आपके लिए, राइट। अब ये है कि फेस वॉश तो थोड़ी देर के लिए रहता है मुंह पे, इसलिए उसके इफेक्ट्स इस कदर नुमाया नहीं होते, पर फेस क्रीम तो जज्ब होती जाती है, आप उसको लगाते जाते हैं लेयर्स में, और फिर उसको ओवरनाइट भी रखते हैं, थ्रू आउट द डे भी रखते हैं, इसलिए फेस क्रीम का ज्यादा सामने आ जाता है। पर जहाँ पे इनमें हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनमें भी उतने ही
हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। हम जिस तरह खाने में एहतियात करते हैं कि हम जो कुछ खाएंगे उसका असर हमारी बॉडी पे होगा, उसी तरह याद रखना चाहिए कि जो कुछ हमारे स्किन पर लगेगा वो जज्ब हो रहा है, वो सिर्फ लग के उतर नहीं रहा, तो वो तो बल्कि ज्यादा सरफेस एरिया से जज्ब होगा और उसका भी इफेक्ट होगा। और ये सारे इफेक्ट्स हमारे दिमाग पे और हमारे गुर्दे और हमारे दिल पे, हमारे फेफड़ों पे डायरेक्ट असर कर रहे होते हैं, क्या हमारे और क्या हमारे बच्चों में। तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि बच्चा खुदा ना खास्ता पैदा होता है और उसको फॉर एग्जाम्पल सुनाई नहीं दे रहा, डेफनेस है या दिमागी मसला हो रहा है, उसकी कोऑर्डिनेशन काम नहीं करी, तो हम कभी ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये वो उस क्रीम का नतीजा है जो मैं पूरी जवानी जो है रगड़ती रही कि मेरे हाथ पैर गोरे हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इसको रियलाइज करना, और हर तरह का जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल रिव्यूज पे चले जाते हैं। हाँ। और कोई भी बंदा जो है वो रिव्यू करने लगता है किसी भी प्रोडक्ट को जो उसको फ्री मिली होती है, और फिर अगर वो पॉपुलर हो और इन्फ्लुएंसर हो तो हर कोई उसके पीछे जाके उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। तो इस तरह की क्रेज में नहीं पड़ना चाहिए और इस चीज के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जो आपको दिख रहे होते हैं स्क्रीन पे वो तो उनका अपना कॉम्प्लेक्शन भी, मेकअप के लेयर्स भी हो सकते हैं, फिल्टर्स हो सकते हैं, लाइट्स का इफेक्ट हो सकता है। सो नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट इन रियल, बट अनरियलिस्टिक होते हैं और फिर वो किसी भी एक क्रीम को मार्केट करके जो है ना उसके बारे में बोलना शुरू हो जाते हैं बहुत फैंसी किस्म की पैकेजिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारी खातीन ऐसी हैं जो बेचारी पोस्टर्स या फिर इस तरह के बैनर्स देखी कहती हैं कि ऐसी हमें स्किन चाहिए और इसके लिए जो है वो बेचारी पता नहीं क्या क्या जतन कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा शाहिद हमारे साथ मौजूद थी। और मेरे ख्याल से कि वो खातीन जो कि रात के वक्त क्रीम लगा के सुबह उठती हैं उन्हें अब ये काम छोड़ देना चाहिए। एनीवेज फौरन ब्रेक लें, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कैसे चाय वाले से आपको मुलाकात कराएंगे जो चाय तो देता है, चाय तो पेश करता है, लेकिन उसके पास बहुत से मेडल्स हैं, रीजनल एंड नेशनल मेडल्स हैं, उससे मुलाकात कराएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बैक। दुनिया भर में कोरोना कहीं पर सेकेंड वेव है, कहीं पर कंट्रोल है और कहीं पर अभी भी अनकंट्रोल है। अगर हम बात इंडोनेशिया की कर लें जिसकी आबादी पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा है, तकरीबन 27 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, और अब यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है कि आइए मास्क पहनिए। कौमी एयरलाइन गारूडा ने अपने 5 जहाज़ों को चेहरे के मास्क से मुज़य्यन कर दिया है। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3 लाख और अमवात 11,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने आगाही मुहिम चलो मास्क पहने के उन्वान से शुरू की ताकि आवाम में मुहलिक वायरस से खुद को महफूज बनाने का शऊर बेदार किया जा सके। तो जहाज़ों की बात हो रही है और साथ ही साथ एक ऐसे तैयारे की बात कर लेते हैं जो कि आवाज़ से दुगनी रफ्तार से सफ़र करेगा। ये तैयारा मुतारिफ करा दिया गया है और बूम सुपरसोनिक ने प्रोटोटाइप तैयारा XB1 पेश कर दिया है। मैंने सही नाम लिया? बिल्कुल सही नाम लिया है। बार बार प्रैक्टिस करने से है। ये कमर्शियल सुपरसोनिक तैयारा आवाज़ के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से सफ़र करेगा और मुसाफिरों के कीमती वक्त की बचत हो सकेगी। यानी महक अगर आपने कराची से लाहौर जाना नहीं, पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी ये बिल्कुल नहीं आ रहा तैयारा, हमें 1.5 घंटे का सफर करना पड़ेगा कराची से लाहौर जाना है। खैर कंपनी के CEO ने बताया कि हमने सुपरसोनिक मुस्तकबिल की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया है और आज हम हवाई सफर के नए अहद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तैयारे से लंदन और न्यूयॉर्क के दरमियान फासला सिर्फ 3 घंटे में तय होगा। 3 घंटे 15 मिनट है, जो कि पहले 14 घंटे तक। कितनी तरक्की और करनी है, यानी 14 घंटे से आप 3 घंटे पे आ गए। मैं तो सोच रहा बस ये तैयारा आप पाकिस्तान में फिर इंट्रोड्यूस करें। हाँ, महंगा बहुत होगा इसका सफर, लेकिन आप जल्दी पहुंच पाएंगे। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। एक ऐसे डायमंड की बात करते हैं, उसे कहा जा रहा है ये फ्लॉलेस डायमंड है। पिंक एंड पर्पल रेज इससे निकलती हैं। जनाब नायाब हीरा है, रशिया में नीलामी के लिए तैयार है। 11 नवंबर को जिनेवा में होने वाली नीलामी में इस बेश कीमत हीरे की कीमत 6 अरब 22 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की तवक्को की जा रही है। ये एक रूसी कान से दरियाफ्त हुआ था। 14.83 कैरेट के इस हीरे को अलरूसा नामी इदारे ने तराशा। बेजवी शक्ल के इस हीरे को द स्पिरिट ऑफ रोज का नाम दिया गया है। कितना छोटा सा है ये, महंगा बहुत महंगा है। जो छोटा होता है वो ज्यादा नायाब होता है। खैर आगे बढ़ते हैं और जरा सब्जियों की बात कर लेते हैं जो कि बहुत नायाब हो गई हैं, आसमान तक पहुंच गई हैं, आवाम की पहुंच से दूर है। इसीलिए नया दिन ने सोचा कि हम रोजाना आपको आज का भाव बताएंगे, आज का मौसम बताएंगे, ताकि आवाम मजीद बाखबर रह सके कि आज उन्हें मार्केट में क्या चीज़ कितने रेट पे मिलने वाली है। पेशावर का रुख कर लेते हैं, फूलों का शहर, जहां पर सब्जियों की क्या कीमत है वो आपको बताएंगे। प्याज जो है आपको मिलेगी 70 से 80 रुपए किलो में। आंखों में आंसू जरूर आएंगे प्याज काटते हुए, लेकिन घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। आलू जो है 80 से 120 रुपए किलो में आपको मिलेंगे।
हरी मिर्च थोड़ी तीखी ज़रूर है, लेकिन इसने आवाम को मिर्चें लगा दी हैं। 160 रुपए किलो में आपको हरी मिर्च मिलने वाली है। और अगर अदरक की हम बात करें, इंतहाई अहम हिस्सा होता है खाना पकाते हुए, अदरक जो है 600 रुपये में मिलने वाला है। और जबकि लहसुन, अदरक और लहसुन को बहन भाई भी कहते हैं, लेकिन लहसुन की कीमत थोड़ी कम है, ये 200 रुपये में आपको मिलेगा। और टमाटर जो है वो थोड़ा ज़मीन पे हमें नज़र आ रहा है, 100 रुपये में आपको मिलेगा। पेशावर की बात ही जिंदा दिलाने लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आमतौर पर देखा गया कि सब्जी मंडी में कीमतें कम होती हैं लेकिन दुकानों पे ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हम आपको रेट्स बता रहे हैं ताकि आप बाखबर रह सकें। तो लाहौर में जो है प्याज आपको 70 रुपये किलो, और अगर आलू की बात की जाए तो आलू आपको 90 रुपये किलो में मिलेंगे। और हरी मिर्च जो है वो 450 रुपये किलो होगी। अदरक यहाँ पर 600 नहीं बल्कि 500 रुपये किलो में आपको मिलेगा, जबकि लहसुन यहाँ पर थोड़ा बढ़ चुका है, यानी 400 रुपये किलो में मिलेगा। और टमाटर जो है पेशावर के मुकाबले में 80 रुपये यहाँ पर ज़्यादा है, यानी 180 रुपये में आपको टमाटर यहाँ पर मिलेंगे। और अगर हम बात कर लें कोयटा की, तो कोयटा में क्या सूरत हाल है? कोयटा में कुछ ऐसा है कि प्याज 80 रुपये में और आलू आपको 60 रुपये में, जबकि टमाटर जो है वो 110 रुपये में मिलेगा। अगर हरी मिर्च की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी सस्ती है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सस्ती है। कोयटा में हरी मिर्च आपको 60 रुपये में मिलेगी, जबकि अदरक तो इंतहाई सस्ता है 55 रुपये, और लहसुन 60 रुपये पाव है। ये पाव का रेट है, खैर किलो का नहीं है, मुझे लग रहा था किलो का इसलिए सस्ता है, ये पाव का रेट है। मैंने कहा पहले सस्ती हो गई, मैंने कहा ये हुआ क्या है, फिर हमने भी गौर किया ये सब्जियां खरीदना इतना मुश्किल है, मुझे तो कभी पता नहीं चलता कि किलो और दर्जन में चीजें क्या क्या मिलती हैं। खैर अच्छा, लीमू कैसे मिलता है? दर्जन में मिलता है? लीमू मिलते हैं दर्जन, नहीं किलो मिलते हैं। चलो कराची का रुख कर लेते हैं, कराची की बात करते हैं। कराची के शहरी तो बेचारे वैसे ही बड़े परेशान रहते हैं, एक के बाद एक उनके ऊपर जो है महंगाई का बम गिरा दिया जाता है। तो कराची में प्याज जो है, जो बड़ी प्याज है वो 68 रुपये में मिलेगी। अच्छा, और छोटी प्याज जो है वो 58 में मिलेगी। हमें तो ऐसा कभी नहीं किसी ने कहा कि जाओ छोटी प्याज लो या बड़ी प्याज लो, हमें तो कहते हैं प्याज लेकर आओ। ये जब आपकी अम्मा आपको सब्जी लेने के लिए कभी भेजेंगे ना तो पता चलेगा। बेगम तो मुझे हमेशा यही कहते हैं प्याज चाहिए। अच्छा, यानी अब महंगाई ऐसी कि छोटी या बड़ी प्याज, मतलब वो जो है वो आपको चाहे बस खाने में जरूरी है प्याज, ठीक है। आलू जो है दर्जा अव्वल के वो भी यहाँ पे दस्तयाब होंगे, दर्जा दौम के भी। वैसे लाल आलू भी आपको याद है, हमने भी उस दिन जब कवरेज की कि कौन सा आलू किस तरह, तो दर्जा अव्वल का रेट डिफरेंट, दर्जा दौम का डिफरेंट, लाल आलू का डिफरेंट। द क्वेश्चन इज कि मैं फिर कहूंगा, मुझे तो यही कहा जाता है आलू लेकर आओ चिप्स बनाने ने, ये नहीं कहते कि दर्जा अव्वल लाओ, दौम लाओ, लाल लाओ, पीला लाओ, नीला लाओ। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आती कि इतनी क्यों इकसाम है, मतलब आपने आलू ही खाना है, आप कोई से भी खा लें, जो मिल जाए ले ले और वो खा लें। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। आप, मैं और महक आउटडोर करने जा रहे थे और वहाँ पे क्या हुआ, ये आपकी कहानी आपके सामने मैंने रिकॉर्ड किया, जरा देखिए हुआ क्या था। जब परसों हम लोग निकले थे बाहर, जा कहीं रहे थे, रुके कहीं और, क्यों रुके जरा देखिए। जब हम शो खत्म करते हैं, हम रोजाना एक बात कहते हैं कि ऑलवेज वेयर अ मास्क। हमने भी मास्क पहना और बाहर निकल गए, क्योंकि हमें एक आउटडोर शूट करना था। वो शूट करने जा रहे थे, गुजर रहे थे बल्दिया टाउन से, और महक ने एक बात की जिद करना शुरू कर दी। फरमाइश की। और फरमाइश क्या थी? मैंने कहा मुझे पीनी है चाय, और चाय होनी चाहिए कड़क। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मेरी नजर जब इस होटल पे पड़ी, अल्लाह वाला कोयटा होटल, तो मैंने कहा शोएब यहीं पे रुकते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेकिन होटल के अंदर हमें क्या देखने को मिला? हमें एक बहुत अच्छा लड़का मिला जिसने जब बताया कि वो क्या करता है, तो हमने सोच लिया, कैमरे निकलवा लिए कि नहीं, जो बात हमने उससे की है वो बात आप तक भी पहुंच जाएंगे। अंदर जाके ना, अंदर जाके धूप में हम खड़े हैं, कैमरे की नजर से, कैमरे के तवज्जुह से हम वो शख्स की जो क्वालिटीज हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। और मैंने कहा कि नहीं, यही रुकते हैं, चाय भी पीते हैं और उससे बातचीत। चलिए आइए जी। तो हम होटल के अंदर पहुंच गए हैं और यहाँ की चाय पी के देखते हैं कि क्या थकान उतार देती है यहाँ की चाय या नहीं, और चाय बनाने वालों से भी बात करते हैं, चाय सर्व करने वालों से भी। और महक जिनसे हमने मुलाकात करानी है उससे राज भी जानेंगे कि आखिर ये राज क्या है। इतने मेडल्स लेने का टीजर दिया है मैंने कि मेडल्स किसके हैं और ये मेडल्स क्यों मिले हैं, ये चाय कितनी ख़ास है, चाय बनाने वाला कितना ख़ास है। निसार की आज हम बात करें। निसार भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्लीज़ आइए, निसार भी हमारे लिए खुद चाय लेकर आए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ बैठिए। कैसे हैं आप? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ आके आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। निसार भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से आपका ताल्लुक है, कब से आप यहाँ पर हैं, फिर हम आएंगे उस टॉपिक की तरफ के जिसका आवाम भी इंतज़ार करें। पहले बताएं कहाँ से हैं आप? मैं ज़िला किले अब्दुल्ला से हूँ, चकज़ई कौम से मेरा ताल्लुक है।
और मैं सिंध में 6 साल पहले आया था। अच्छा। और इधर काम करने के लिए आया था और क्लब मैंने जब देखा बॉक्सिंग क्लब था मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, शौकिया ज्वाइन किया था। तो उसमें मैं फाइट करता रहा, मैं ट्रेनिंग करता रहा सिर्फ। फिर जब मुझे उस्ताद ने कहा फाइट खेलो, मैं फाइट खेला और मैं जीत दिया था। पहली फाइट कब खेली थी? पहली फाइट मैंने खेली थी आज से तकरीबन 5.5 साल पहले। कोरंगी में खेला था और किक बॉक्सिंग का फाइट था जो मैं जीत चुका था। उसके बाद जब उस्ताद ने मेरा टैलेंट देखा था कि ये पहले फाइट जीत चुका है और इतना कम अरसे में, तो उस्ताद ने मेरे को सपोर्ट किया था और फिर आगे ट्रेनिंग ज़्यादा कराना शुरू कर दिया। इसी तरह फिर मैं जब ट्रायल हुआ था 2018 में नेशनल गेम्स के लिए, इंटर प्रोविजनल गेम्स के लिए जो पेशावर में हुआ था, उसके लिए मैं सेलेक्ट हो चुका था। तो वो गेम मैंने खेला था। उसके बाद सिंध केयर ट्रायल में मैं सेलेक्ट होता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की नुमाइंदगी करता रहा फाइट। ज़रा रुकते हैं महक, अभी तो इस टेबल पर चाय है, क्यों ना इस टेबल पर इनके मेडल्स मंगवा लें, ट्रॉफीज मंगवा लें। वो भी हम अपने कैमरे की आंख से दिखाते हैं ताकि हमारी आवाम को अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान में कहाँ टैलेंट छुपा है, कितना टैलेंट छुपा है। मेडल्स मंगवाते हैं हम और वो कप्स भी मंगवाते हैं, जो कि चाय का कप तो हमें सर्व कर चुके हैं, लेकिन और कप्स आ चुके हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट्स भी हैं, बेल्ट भी है, मेडल्स भी हैं। ये मेडल्स तो अगर निसार आप प्लीज़ पहन लें, मैं चाहता हूँ कि आप पहन लेंगे मेडल्स और फिर हम बाकी गुफ्तगू करते हैं आपसे। फिर मैं बारी बारी पूछूंगा कौन सी ट्रॉफी कब मिली, कौन सा मेडल कब मिला और कौन से सर्टिफिकेट। सबसे पहले मैं निसार ये इस पर आ जाते हैं, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ये लिखा है जनाब, ये पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, ये मेडल, ये सर्टिफिकेट कब मिला? ये 2020 में ये रेंजर्स का टूर्नामेंट अभी मिला। अच्छा, यानी रिसेंटली मिला। सबसे रिसेंट यही है जी। भाई क्यों मिला? इसमें फाइट खेले थे हमने, रेंजर्स टूर्नामेंट था उसमें मैंने खेला। क्या बात है। आपको कौन सा मेडल, जिसके बारे में मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा ना मेडल का शौक है, मैं टीवी में ही देखती हूँ, आज मैं पहली दफ़ा देखती हूँ। अच्छा, बेल्ट कब मिली? बेल्ट ये 2019 में आल सिंध बेल्ट टाइटल फाइट हुआ था। आल सिंध में 55 kg में मैं ये बेल्ट मेरे को मिला था। अच्छा, आल सिंध चैंपियन। अच्छा, कुछ नकदी इनाम भी मिलते हैं? नहीं, अक्सर रेंजर्स की फाइट में मिलते थे, रेंजर्स के फाइट में मिल गए थे और उसके बाद किसी फाइट में नहीं मिले। जैसे 1 फाइट नाइट में 5000 रुपये मिले थे, क्योंकि आल पाकिस्तान एक चैलेंजर फाइट होता है, पाकिस्तान से अच्छे फाइटरों को बुलाते और उसको आपस में फाइट कराते, उसमें 5000 मिले थे और रेंजर्स के टूर्नामेंट में। और निसार, सबसे पहला मेडल या सबसे पहली ट्रॉफी कौन सी थी? सबसे पहला मेडल वो एक सनद मिला था और एक मेडल मिला था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को कोरंगी में मिला था। अच्छा, आल कराची। वो यहाँ पर नहीं है? वो इस वक्त यहाँ पर। यानी इन मेडल्स के अलावा भी मेडल्स हैं, सारे मेडल्स नहीं है ये, हालांकि यही इतने ज्यादा हैं। यही पे बस नहीं किया हुआ, और भी मेडल्स हैं। अच्छा, ये जो कप्स हैं, ये वाला कब मिला? ये वाला मिला था छोटू ऐसे बताइए। जिन्ना टूर्नामेंट में, बॉक्सिंग के टूर्नामेंट में फकीर कॉलोनी में हमारे क्लब में हुआ था, जो कि बॉक्सिंग का टूर्नामेंट था आल कराची का, उसमें ये कप मिला था। मैं फर्स्ट पोजीशन लिया था और ये कप दिया था और सनद दी। निसार, वैसे रूटीन आपकी क्या होती है? कितने अरसे से आप कराची में हैं, कितने अरसे से आप इस चाय के ढाबे पर हैं? मैं 7 साल से कराची में हूँ। अच्छा। और चाय के ढाबे जब से मैं गाँव से कराची आया तो मैं। आपकी उम्र अब 19 साल है? वो मेरा उम्र 19 साल। यानी जब आप 13 साल के थे तो आप यहाँ पर आए थे? तब मैं यहाँ पर आया। तब से आप इस होटल में भी हैं और तब से ही आप मुख्तलिफ जगह पर जाकर ये मेडल्स भी ले रहा हूँ और सिंध की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जो फाइटें पहले मैं खेलता था क्लब की तरफ से, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेलता था, इसी तरह फिर बढ़ता रहा, आल कराची के लिए खेलता था। फिर जब नेशनल गेम होता है, जिस तरह वो बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उसमें मैं सिंध के नुमाइंदगी करता हूँ। सिंध के लिए खेलता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी ने कांटेक्ट किया हो कि भाई बस अब ये चाय के ढाबे से काम छोड़ दो, प्रॉपर टाइम अब इस चीज़ को देना है, आगे बड़े बड़े लेवल्स पे खेलना है, पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करना है, ऐसा कभी हुआ? बदकिस्मती से इस तरह किसी ने हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया। किसी ने कांटेक्ट नहीं किया? उम्मीद है बिल्कुल, और अल्लाह करे ऐसा। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये ख्वाहिश होती है हर एथलीट की, हर स्पोर्ट्समैन की कुछ ख्वाहिशात होती हैं कि मैंने फ़लाँ मुल्क में जाके किसी खेल का हिस्सा बनना है, या मैंने एक फ़लाँ खिलाड़ी को जो है शिकस्त देनी है। आपके दिल में भी ऐसी कोई ख्वाहिश है? बिल्कुल ज़रूर है। मैं 2019 के लास्ट में जब मेरा नेशनल चैम्पियनशिप था किक बॉक्सिंग का, पहला फाइट मेरा हुआ था कश्मीर वाले के साथ, तो उसको मैंने तकरीबन 20 सेकंड के अंदर नॉकआउट कर दिया था। तो उसके बाद मेरे को पाकिस्तान किक बॉक्सिंग का प्रेसिडेंट समीउल्लाह खान काकड़ साहब
इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट किया था, क्योंकि अभी 2021 के शुरू में होने जा रहा है वो इंटरनेशनल, या तो इजिप्ट में होगा या अज़रबैजान। वहाँ जाना चाह रहे हैं जी, तो वो सेलेक्ट हो, लेकिन स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास स्पॉन्सरशिप से क्या मुराद है, यानी कितना पैसा इसमें रिक्वायर्ड है, जो कि आपको हमारे ज़रा स्क्रीन पर इस वक्त आप आ रहे हैं एग्जैक्टली वो आपकी मदद यकीनन करेंगे। तो कितनी एक रकम दरकार है? 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं जब वहाँ जाना होता है, फाइट खेलना होता है, उसके लिए ये कोई ज़्यादा रकम नहीं है, महक 2-2.5 लाख रुपए कोई रकम नहीं है। हुकूमत, कोई इदारा, इवन कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, जो चाहता है कि निसार आगे बढ़े, जो चाहता है कि निसार उस जगह पर जाकर फाइट करे जहाँ पर जाना चाहता है, जो बिल्कुल इवेंट अभी करीब है। कब तक टाइम है आपके पास? क्योंकि जनवरी 2021 में इवेंट है, शायद जनवरी में होगा। और थाईलैंड मेरी ख्वाहिश है कि मैं थाईलैंड में जो टफ फाइटर होता है थाईलैंड, उनके साथ जाके फाइट करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने उस्तादों की ट्रेनिंग पर भरोसा है कि मैं इंशाल्लाह वो फाइट अपने नाम उस्ताद कौन है आपका? मेरा किक बॉक्सिंग का जो उस्ताद है वो इकरार खान टाइगर है, और बॉक्सिंग का उस्ताद है फिदा हुसैन बलोच। उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, आल सिंध चैम्पियन बनाया, आल कराची चैम्पियन बनाया, आल पाकिस्तान चैम्पियन बनाया। अब ये वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मेरे को बाहर भेज दे, वहाँ तक पहुँचाया है मेरे को कि सेलेक्ट हो चुका था, बिल्कुल सेलेक्ट हो चुका हूँ। कितने लोग सिलेक्ट होते हैं सर? जी, कितने लोग सिलेक्ट होते हैं जाने के लिए? हर वेट कैटेगरी में एक फाइटर सेलेक्ट होता है। आपके वेट कैटेगरी में आप सिलेक्ट हुए हैं, ज़ाहिर है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादा लोग सिलेक्ट नहीं होते, एक सिलेक्ट होते हैं। हर वेट के कितने लोग होते हैं जो कि सिलेक्शन की कतार में खड़े होते हैं? ये बेल्ट टाइटल जीतने के लिए तकरीबन मैंने 6 फाइटें खेला, 6 फाइटें जीतने के बाद फाइनल में मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे काम भी करते हो, टाइम भी देते हो, यहाँ पे इस चीज़ को कितना टाइम देते हो, यहाँ कितना टाइम देते हो? इस वक्त तो मैं सुबह ट्रेनिंग करता हूँ 1.5 घंटा या 2 घंटे, उसके बाद डायरेक्ट काम पे आता हूँ 9 बजे तक। 9 बजे से मैं यहाँ काम शुरू करता हूँ, रात को 10-11 बजे 12 भी बज जाते हैं। तो रात का ट्रेनिंग मेरा कभी लेट हो जाता है, जिसको काम की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, और सुबह का ट्रेनिंग मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। सर, इस ट्रेनिंग के साथ साथ हमने यही सुना है एथलीट्स से मुताल्लिक कि उनकी तो खुराक बड़ी स्पेशल होती है। आपका भी ऐसा मामला है, कुछ स्पेशल चीज़ खाते हैं, खाने पीने का बड़ा ध्यान रखते हैं? नहीं, डाइटिंग के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, प्रोटीन का लाने के लिए, वो जो मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बस यही जो नेचुरल है, जो है वो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। क्या बात है, क्या बात है। या कोई डिपार्ट, जिस तरह डिपार्ट के बॉक्सर होते हैं, डिपार्ट के जो वो होते हैं, वो डिपार्ट उनको अपना जो डाइटिंग है वो देती है। मैं किसी डिपार्ट में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फिर सेवल सिंध की तरफ से खेलता हूँ। मैं कह सकता हूँ सर, यही चाय पी के आप किक बॉक्सिंग करते हैं, यही चाय पी के आप बॉक्सिंग करते हैं। अच्छा, कोई जहन में सवाल जो कि करना चाहो हमारे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आपकी जो टोपी है उस पर बड़े सवाल लिखे हुए हैं, हु, व्हाट, व्हाई, ये सारे सवाल हैं। आपके जहन में कोई सवाल? मेरे जहन में ये सवाल है कि अगर मुझे कोई प्रमोट करे या मुझे कोई स्पॉन्सरशिप दे तो इंशाल्लाह मैं सिंध का नाम और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँगा, और इंशाल्लाह मुझे अपने ऊपर भरोसा है और यकीन है कि मैं ये करूँगा। फ़ख्र है आप इन लोगों के लिए जो आपके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, मतलब आपकी वजह से ढाबा भी बड़ा मशहूर हो गया। मैं चाहता हूँ कि दिखाएं, इरफान भाई प्लीज़ दिखाएं। रश लग गया यहाँ पर, जब हम यहाँ पर आकर बैठे इनसे बात करें कि मेडल्स आए, लोग सुन रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जितने लोग यहाँ पर ज़ाहिर है वो जानते हैं इसको। निसार, इतने मेडल्स हैं और ये मेडल्स आपने यहाँ ही रखे हुए हैं, ये शो करता है कि इन मेडल से भी आपको बहुत प्यार है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडल में बहुत घर पे और अपने बैग में साथ लेके घूमता हूँ इसका, क्योंकि ये मेरी मेहनत है और हर मेडल में दिल से रखता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, घर वाले क्या कहते हैं, अम्मा अब्बा बहन भाई, वो इस हवाले से क्या कहते हैं? दो चीज़ें लेके अलग अलग ट्रैक पे चल रहे हो। शुरुआत में ऐसा होता था कि मैं पढ़ता था और पढ़ाई के साथ काम करता था। अच्छा। फिर जब मैंने रहते हुए भी? जी। अच्छा। तो जब मैं बॉक्सिंग में आगे बढ़ना शुरू हो गया था, जब मैंने इसके साथ बॉक्सिंग शुरू किया, शुरू में कहते थे कि नहीं जाओ, आज तक हमारे ख़ानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया है, तो आप कौन और करते हो, काम और पढ़ाई पे तवज्जो दो। फिर जब मैं बढ़ता जाता था, मैट्रिक के बाद मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी और बॉक्सिंग और काम पे ध्यान शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह बढ़ूंगा तो इसी बॉक्सिंग की वजह से। आपसे कोई राबता करे कि वो चाहता है कि अब आप ट्रेनिंग कराएं, तो वो आप कबूल करेंगे ये ऑफ़र? बिल्कुल, ज़रूर कबूल आप करना चाहते हैं? बिल्कुल।
बिल्कुल ज़रूर करना चाहता हूँ, ताकि मैं उसी जगह पे जिसको मैं ट्रेनिंग करवाऊँगा तब वो मेरी रोज़ी भी बने और मेरा ट्रेनिंग भी बने। और मैं खुद देखा है कि आजकल तो बहुत से स्कूल्स में स्पेशली बच्चों को किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग सिखाई जाती है, तो ये तो ट्रेनर के तौर पर वहाँ पर जा भी सकते हैं, ये तो बड़ी अच्छी जॉब इनको मिल सकती है। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ कि अगर किसी अच्छे स्कूल या किसी अच्छे कंपनी या किसी बैंक की तरफ से मुझे ऑफर आए तो मैं ज़रूर उसको एक्सेप्ट करूँगा और इंशाल्लाह जाऊँगा। इमरान खान का बड़ा फोकस रहता है खेलों पर, आप इमरान खान को कुछ कहना चाहते हैं? इमरान खान चूँकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और वो खुद एक क्रिकेट का जो स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्समैन रह चुका है। बॉक्सिंग का बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में इस वक्त। बॉक्सिंग का इतना रुझान नहीं है जितना क्रिकेट को दे रहा है। अगर इतना सपोर्ट बॉक्सिंग को दे तो इंशाल्लाह यही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान, पूरी दुनिया के पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि वो वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम, कोई शक नहीं है, टैलेंट है, तभी तो हम टैलेंट के साथ बैठे हुए हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। चाय बहुत अच्छी है, पहले पी चुके हैं, दोबारा पियेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर कहते हैं कि जो सुन रहे हैं हमें, जो देख रहे हैं हमें, टैलेंट, वो चाहे हुकूमत है, वो चाहे कोई इदारा है, वो चाहे कोई स्कूल है, वो चाहे कोई इंडिविजुअल है, थोड़ी सी मदद करनी है, थोड़ा सा हाथ थामना है, क्योंकि जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ जाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको लिंक कर देंगे इनसे, क्योंकि इनको फिलहाल और हम डायरेक्ट इस होटल में भी आ सकते हैं और चाय भी पी सकते हैं। चाय पिए, इनसे मुलाकात करें, इनसे बहुत सारी बातें करें। ही इज़ एन इंस्पिरेशन एज वेल। थैंक यू निसार, थैंक यू। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ से करते हैं बाय, पीते हैं चाय और चलते हैं अपने अगले ठिकाने की तरफ। तो निसार से हमारी मुलाकात कैसे रही आपको दिखाया। अभी ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करेंगे और स्पेशली कोविड-19 के दिनों में जो हमने देखा कि बहुत से ले ऑफ्स हुई और उसके साथ साथ कुछ इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में मदद फराहम कर रहे हैं। तो ये कहानी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। बात करते हैं कायदे मिल्लत की, जिनका कहना यह था कि गरीब मुल्क के वजीर आजम को नया लिबास, लंबा चौड़ा दस्तरखान और जाती मकान जेब नहीं देता। और अपने इन्हीं अल्फाज को मरते दम तक निभाया पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने। उनको हमसे बिछड़े आज 69 बरस बीत गए। आमीन। पाकिस्तान की हिफाजत करे अल्लाह। और हमें अभी के दौर में ज़रूरत है ऐसे ही सियासतदानों की जो कि अपना नहीं बल्कि अवाम का सोचे। सोच की बात है तो सोच बदली। कोविड-19 में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। कोरोना के बाद से कई लोग नौकरियों से महरूम हुए। ऐसे में मुआशी तंगी और घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ ने कई लोगों को मेंटली डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया और कुछ ने इस परेशानी को अपने ऊपर ऐसा हावी किया कि कुछ लोग तो शायद जिंदगियों से हाथ धो बैठे। स्पेशली महक वो लोग जो अपना घर चलाते हैं, यानी स्पेशली मर्द और ऐसी खवातीन जो कि घर का चूल्हा चलाती हैं, बजट मैनेज करती हैं, फॉर दैट मैटर अगर वो अर्न करती हैं और उन्हीं पे डिपेंडेंट है उनकी फैमिली, जो मुतासर हुए वो कैसे स्ट्रेस में चले गए और वो कैसे स्ट्रेस से निकल सकते हैं। एक वीडियो पैगाम है तस्कीन इनिशिएटिव की तरफ से, आपको दिखाते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। तो बात करें अपनी फैमिली मेम्बर से, बात करें दोस्त अहबाब से, बात करें या जो इदारे हैं जिन्होंने ये हेल्पलाइंस कायम की हैं उनसे भी बात की जा सकती है, जैसे कि तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव। तो आज हम तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से मुतालिक भी बात करेंगे। और जब हम बात करते हैं उम्मीद की, जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, जब हम बात करते हैं लोगों को ऐसे मौके फराहम करने की, उनको ट्रेनिंग देने से मुतालिक, तो टैफ फाउंडेशन इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। मुझे याद है मैं चंद साल पहले वहाँ पर गया था और जिस तरह का काम वहाँ पर हो रहा था बड़ा अप्रिशिएट हमने भी किया। और अब कुछ तब्दीली वहाँ पर आई है, उस तब्दीली के सफ़र पर भी बात करेंगे। मैं ज्वाइन के टैफ फाउंडेशन की CEO हैं डॉक्टर हिना हुसैन काज़मी साहिबा। वेलकम टू नया दिन। एंड वी हैव एडवोकेसी प्रोग्राम मैनेजर ऑफ तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव मोहम्मद अली। गुड मॉर्निंग। थैंक यू अली। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, बिकॉज ये वीडियो आप लोगों की तरफ से बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था इसमें, इशू के साथ मैसेज था। ये इशू पर आप लोगों ने काम किया होगा, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन भी होगी इन कराची, इन पाकिस्तान के कितना बड़ा इशू है ड्यूरिंग कोविड-19 लोगों का जॉब से चले जाना है, जॉब चली जाना या अदरवाइज जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनके हाथ से चली गई। कितना बड़ा इशू रहा ये? सर ये बहुत मैसिव इशू था। एक तो क्योंकि इसकी स्केल इतनी बड़ी थी, ये बहुत ज़्यादा लोगों को थ्रू आउट पाकिस्तान फेस करना पड़ा। और उसके साथ साथ सर
एक बहुत मुश्किल एक पीरियड होता है, ये आपके ऊपर इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, आपको नहीं पता आप 3 वक्त का खाना कैसे कर रहे हो, आपके बच्चों का क्या होगा, आपने उधार लिए होते हैं वापस करने हैं, और कुछ लोगों के लिए अक्सर कोई रास्ता भी नहीं निकल रहा होता, उनको लगता है कि इससे बेहतर है मैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठूँ, शायद वही आसान होगा। और उसकी एक बहुत मेजर रीज़न भी इस वीडियो में दिखाई गई, वो ये थी कि लोग शर्माते हैं, डरते हैं किसी से मदद मांगने के। क्यों होता है, क्यों नहीं बताते हैं? वो एक टैबू है ना, हम समझते हैं कमज़ोरी है ये, खुददारी बिल्कुल। और हमारा अब बड़ा ज़रूरी है कि हम इस सोच को तब्दील करें कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात करें, हम सपोर्ट मांगें, और हमारे लोगों को भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि इस सिचुएशन में अगर इसको कोई मुश्किल आ रही है तो मैं इससे पूछूं कि कुछ है क्या, मैं कुछ कर सकता हूं, हल निकालो ना, शायद किसी दूसरे के पास अच्छा हल हो। हिना साहब, आपकी जानिब आती हूँ, हमने देखा कि जो फाउंडेशन आपकी है वो लोगों को सिखाती है कढ़ाई, सिलाई, बेकिंग, जो बाकी चीज़ें होती हैं। कोविड-19 में इसका रुझान ज़्यादा बढ़ा या कम हुआ? ऐसे ऐसे लोग आपके पास है जो पहले बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स पे थे, उनकी जॉब चली गई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक ऐसी भी जगह है जो कि हमें शायद कुछ मुतबादिल सिखा दे। देखिए, हमारे पास टैफ फाउंडेशन में ना जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि हम उन लोगों तक खुद भी पहुंचते हैं। हम ढूंढते हैं और ढूंढ के ऐसी ख़वातीन को, लड़कों को, हजरात को लेके आते हैं और फिर उनको ट्रेन करते हैं, और हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो उनकी न सिर्फ जॉब्स फिक्स कराने में हेल्प करता है, बल्कि कोविड-19 के दौरान जिस तरह के दुनिया ने जिस तरह के हालात देखे और जिन हालात से दुनिया गुजरी, उस पर टैफ फाउंडेशन ने अपनी फ़िलॉसफी में से एक गोल के ऊपर ज़्यादा काम किया, जो ये था कि हम लोगों को ये मदद करें कि वो अपना सिस्टम, अपना सेटअप, अपना बिज़नेस सेट कर सकें। हमने कुकिंग के अंदर एक बड़ा नंबर ट्रेन किया, सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों में, जहां हमने उनको ये बताया कि आप अपने कुकिंग सेटअप को किस तरह से चला सकते हैं। जी, का तकरीबन 150 से ऊपर का नंबर है कि जिनको हमने एंटरप्रेन्योरशिप, फिर उनको आपने जॉब्स भी दिलवाई, जिनको हमने ये बताया कि आप इस कुकिंग को अपना एक बिजनेस बना सकते हैं, और फिर उस मतलब उन्हें अवेयरनेस दी और फिर अब हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और हम बल्कि आप अगर टैफ फाउंडेशन आएंगे, आपको वहाँ जो चाय और उसके साथ चीज़ें पिलाई जाएंगी, वो सब उन्हीं हमारे स्टूडेंट्स से हम ख़रीदते हैं ताकि उनके बिजनेस को हेल्प मिले। और कुकिंग के अलावा भी आप लोग तो बहुत और डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। हमारे पास केयर गिविंग का एक कोर्स है जिसमें बुज़ुर्गों की या किसी भी एडल्ट की देखभाल के लिए हम तैयार करते हैं अपने स्टूडेंट। उसके लिए हमने पिंडी में भी एक अपना सेटेलाइट कैंपस शुरू किया है। हमारे पास कस्टमर सर्विस, सेल्स, रिटेल के स्टूडेंट्स बहुत हैं जो कि तमाम एंटरप्रेन्योर के फ्रंट डेस्क एंड वो सारे काम करने के काबिल होते हैं और वो काम कर रहे हैं। हमारा बैच कोविड के बीच में निकला और हमारी जो बिज़नेस डेवलपमेंट टीम है, आई मस्ट से थैंक यू टू आवर पार्टनर्स कि जिन्होंने हायरिंग में जो है वो हमारे बैच के लोगों को हायर किया। और ये हमारा एक अच्छा रिश्ता है अपने बिज़नेस पार्टनर्स के साथ। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं और लोगों से भी कहूँगी कि आप हमसे टैफ फाउंडेशन को सर्च करें। हम बहुत ज़्यादा मौजूद हैं अब सोशल मीडिया पे। इसके अलावा जो एक फ्लैगशिप है वो हमारा विजुअली इम्पेयर्ड के साथ हमने काम किया। 31 रिसेंटली किया है। मंगल को हम उनकी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 31 विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स का बैच है जिनको हमने ट्रेन किया है। उनको क्या ट्रेन किया आपने? उनको हमने कस्टमर सर्विस, सेल्स, रिटेल, कॉल सेंटर्स, फ्रंट डेस्क, इस तरह के जितने काम हैं। वंडरफुल कि उन्हें आपने इक्वली इम्पोर्टेंट समझ के और उनको इतना ट्रेन किया कि वो बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा कर पाएंगे जी कंट्री। इसके अलावा हम जो जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर काम है। अच्छा, हमारा वो काम पाइपलाइन में है। किसी अगले प्रोग्राम में आएंगे तो उसकी सक्सेस भी शेयर। मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जितने प्रोग्राम्स आपके इस वक्त चल रहे हैं इन कराची, इन रावलपिंडी और किसी और जगह पर अगर आप लोग कर रहे हैं, जो रेशो है या कहना चाहिए परसेंटेज है कि इतने लोग आए, इनको आपने सिखाया और उसमें से कितनों को जॉब्स मिल जाती हैं? अभी तक हम 93% का हमारा रेट है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स को हम प्लेस करा पाते हैं और जॉब करा पाते हैं। आप ये बताएं कि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? कोई आपके पास जो आता है सीखने के लिए? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम कोई कॉस्ट नहीं लेते। 4 महीने या 3 महीने डिपेंडिंग के कौन सा ट्रेड है उसमें हम कोर्स कराते हैं और उसके अंदर हम सिर्फ हार्ड स्किल्स नहीं देते, हम उन्हें फाइनेंशियल सिखाते हैं, हम उन्हें लीगल भी उनके जो राइट्स हैं वो सिखाते हैं, उनकी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं, उनकी टाइम मैनेजमेंट, उनकी वर्क मैनेजमेंट, और उनको एक होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं ताकि 4 महीने के बाद वो जब टैफ का एक नाम लेके निकलें तशा हुआ हीरा उस तौर पे सामने है। तो कांटेक्ट करने वालों में ज़्यादा मर्द होते हैं या ज़्यादा ख़वातीन होती हैं? अच्छा, शुरू में क्योंकि हमारा एक गोल जो है वो ख़वातीन का है, वुमेन एम्पावरमेंट है,
तो हमने शुरू किया ही ख़वातीन से था और हम ये चाह रहे थे कि हम पहले उनका कॉन्फिडेंस गेन कर लें। अब हमने पिछले 6-8 महीने से बॉयज़ के साथ काम करना शुरू किया, मेन के साथ, कोविड की वजह से, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस और क्रंच है इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी इन ऑल केसेस मर्दों पे आती है। जी मैं बताइएगा कि जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि आपने विजुअली इम्पेयर्ड पर भी काम किया, आप ट्रांसजेंडर्स पर भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, ऐसे में आपका इदारा जो काम कर रहा है, आपको लगता है कि और कुछ एरियाज़ भी हैं जहाँ पर आपको जाना होगा और वहाँ पे भी और लोग हैं जिनका आपने हाथ थामना है, उनको भी आपने ट्रेन करना है, इस हवाले से एक्सपैंड भी कर रहे हैं इसको आप? जी बिल्कुल, हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हम और शहरों की तरफ जा रहे हैं। हम हैदराबाद जा रहे हैं, लाहौर हम अनकरीब जाएंगे, हम और शहरों की तरफ फैल रहे हैं। उससे ज़्यादा हम इस वक्त जो कोविड के बाद हालात हैं और जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है, उसमें ज़रूरी ये है कि एक तो बच्चे हमारे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको मैनेज किया जाए, और जो ख़वातीन या लड़के हजरात जो जॉब्स आउट ऑफ जॉब हो गए हैं, क्योंकि मार्केट जॉब की कम हो गई है। अब हम मार्केट में जॉब्स नहीं बना सकते, लेकिन हम लोगों को दूसरा रास्ता दिखा सकते हैं। हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरफ हमने काम शुरू किया है, जिसमें हमें आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, वो है कि होम बेस्ड 1 रूम लिटरेसी सेंटर्स, जहाँ वो बच्चे जो अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या वो पेरेंट्स जिन्होंने फाइनेंस की वजह से, इकोनॉमिक्स की वजह से बच्चों को स्कूल से विड्रॉ कर लिया है, उनके लिए हम लिटरेसी सेंटर्स लोगों को घर पे हम ट्रेन करेंगे। इन नवंबर इंशाल्लाह हम इन लिटरेसी सेंटर्स, और किसी एक इलाके में आपने एक लिटरेसी सेंटर खोला, वहाँ पे ट्रेन कर, फिर आसपास के जितने बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा रहे वहाँ पे आके पढ़ पाएंगे। बहुत ही कम हम कहेंगे टीचर को कि वो चार्ज करें उनको, और बाकी हम उनको प्रोवाइड करेंगे, हम उनका सेटअप बना के देंगे, हम ट्रेनिंग करा के देंगे, हम मटीरियल देंगे, और हर कोई इसमें मर्द औरत किसी भी उम्र की, अगर वो समझते हैं कि उनके मोहल्ले में ऐसे बच्चे हैं जिनको के पढ़ाया जा सकता है, तो हम उनको समझें कि अब ये एक स्कूल खोलने की तरफ हम पहला कदम लेंगे थ्रू लिटरेसी सेंटर। सही, ठीक। तो ये तो इनके नए प्रोग्राम्स हो गए। तस्कीन फाउंडेशन के लिए आपसे पूछूंगी कि आगे आने वाले वक्तों में कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आवाम के लिए आप लोग लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल, एक तो हमारा बहुत मेजर प्रोग्राम है रज़ाकार प्रोग्राम, जो कि फोकस करता है अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ पे और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के ऊपर। कि अब ऑब्वियसली एक बड़ा मेजर इशू है कि वो अक्सर लोग हमारी वीडियोस अभी जिस तरह है वो नहीं देख पाते। तो उसके लिए हम फिर कम्युनिटी के अंदर जाके उनके लोग एम्पावर करके उनको व्हाट्सएप के थ्रू और उनके कम्युनिटी वर्कर्स के थ्रू वो वीडियोस पहुंचाएंगे, ताकि थोड़ी मेंटल हेल्थ पे आगाही भी पहुंच जाए और साथ साथ टैबूज़ भी वहाँ पे टूटना शुरू हो जाएं। उसके अलावा हम अपनी हेल्पलाइन को थोड़ा सा ब्रॉडन कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये है कि अभी 0316 तस्कीन पे आप कॉल करें तो हमारे काउंसलर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प करते हैं। पर साथ साथ हमने ये देखा है कि इन लोगों का एक बहुत बड़ा मसला इनके सर्कमस्टांसेस भी हैं। तो सिर्फ काउंसलिंग कर लिए इनको ऑब्वियसली हेल्प नहीं कर सकती, तो उस तरह से जिस तरह टैफ जैसी फाउंडेशन हैं, हम उनके साथ भी उनको साथ साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी या कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प हो जाएगी और साथ साथ काउंसलिंग हो जाएगी। तो दीज आर सम थिंग्स दैट एक जुमला डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइएगा कि मिनिमम एज और मिनिमम एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है जो आपके पास आकर कोई चीज़ सीख सकता है? देखें, उर्दू बेसिक पढ़ना लिखना आता हो तो हम कुकिंग और हाउसकीपिंग के कोर्स से शुरू करते हैं, और एज़ फार एज़ मास्टर्स भी आते हैं हमारे पास। सिर्फ शर्त ये होती है कि वो जो हमसे सीखेंगे उसको पाकिस्तान की माशी जो एक तरक्की है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच। अली आपका शुक्रिया। फौरन से ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आ वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे खेल से मुताल्लिक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी है, और इंग्लिश टीम का दौरा पाकिस्तान 2021 के शुरू में होगा। ज़बरदस्त। जनवरी फरवरी में भी सीरीज मुख्तसर होगी जनाब। और दूसरी जानिब इंग्लैंड ने पाकिस्तान के दौरे की दावत मिलने की तस्दीक कर दी है। इंग्लिश बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का अमल खुश आइंद है। और अगर इंग्लैंड आ जाता है पाकिस्तान में तो 15 साल के बाद ये इंग्लैंड का दौरा होगा पाकिस्तान में, एक अरसे के बाद। मतलब हमने देखा कि शुरू में बहुत बातें हो रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की, खुदारा करके वो दरवाजे खुले, वो चीज़ें बहाल हुई, लेकिन अब देखना यह है कि जो पाकिस्तान की सियासी गहमा गहमी है, क्या उसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे खेल पे? मुझे वैसे यू नेवर नो, पढ़ भी सकता है। आज क्योंकि सियासी पारा हाई फिर से होगा। शाम को आज मैदान सजेगा गुजरावाला जिन्ना स्टेडियम में। लेट्स सी कि
कि वहाँ पर SOPs को फॉलो किया जाता है या नहीं। एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपना ख्याल रखें, आसपास का माहौल का ख्याल रखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस को मेंटेन करें। सैटरडे एंड संडे को आपने ये करना है कि सुबह 9 बजे उठ के बेस्ट ऑफ नया दिन देखना है, हमें इस शो का फीडबैक देना है, और मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी फ्रेश एपिसोड के साथ में। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।